हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स बच्चों हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे लिए। ओके, तो रे ऑप्टिक्स में हमें कई चीज़ें पढ़नी है। अब इसमें हम पढ़ने रिफ्लेक्शन पढ़ना है, हमें रिफ्रैक्शन पढ़ना है। रिफ्लेक्शन तो ऑलमोस्ट वही है जो हमारा 10th क्लास का टॉपिक है, जो हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। रिफ्लेक्शन सारा का सारा वही है। मेनली हमें रिफ्रैक्शन कवर करना है। ओके, तो आइए हम रिफ्रैक्शन कवर करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है जी बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जानते हैं। तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है पहले ये समझो बच्चों। जब लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाती है, जब लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाती है ना। हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, 10th क्लास में हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से, ओरिजिनल पाथ से वो थोड़ा सा बेंड हो जाती है, और साथ ही साथ लाइट की स्पीड भी बदल जाती है। लाइट की जो स्पीड है वो बदल जाती है। ओके, तो ये जो इंसिडेंट होता है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, so refraction is the phenomenon of change in the path of light as it travels from one medium to the other. Okay, but it is only when the ray of light incident obliquely, the ray of light incident obliquely means तिरछी लाइट अगर आएगी then only you will see the refraction. अगर लाइट अगर परपेंडिकुलर आ रही है किसी ग्लास स्लैब में तो आपको रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, लाइट सीधे निकल जाएगी। अगर लाइट ऑब्लिकली आ रही है बाय मेकिंग सम एंगल विद द नॉर्मल, देन आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन एक्चुअली रिफ्रैक्शन मीनिंग मतलब चेंज ऑफ पाथ, चेंज ऑफ ओरिजिनल पाथ। मतलब लाइट जो है अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा बदल जाएगी, डेविएट हो जाएगी, इधर उधर हो जाएगी है, ये कहलाएगा। एंड दूसरा स्पीड चेंज भी रिफ्रैक्शन में होता है, ठीक ना। स्पीड चेंज भी रिफ्रैक्शन में होता है बेटा, लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है ना। जैसे कि आपको यदि मैं बोलूं आप रेयर मीडियम पे हो, रेयर मतलब हल्का, डेंस मतलब गाढ़ा। अगर आप रेयर टू डेंस में जा रहे हो तो नॉर्मल सी बात है आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये चेयर थोड़ा साइड कर लो भाई, उसमें खाली चेयर कर लो इस तरफ। ओके, अगर आप रेयर टू डेंसर में जा रहे हो तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लो ऊपर का मीडियम रेयर है, नीचे का मीडियम डेंसर है। तो मान लो ऊपर भरा है पानी का शरबत और नीचे भरा हुआ है शहद का शरबत। तो अगर मैं आपको पानी के शरबत से शहद के शरबत में छलांग लगवा दूं तो आपकी यहाँ की स्पीड V1 है, यहाँ की स्पीड V2 है। तो आप क्या कहोगे, V1 ज़्यादा होगी और V2 क्या होगी, कम, क्योंकि रेयर में स्पीड आपकी ज़्यादा होगी और डेंसर में क्या हो जाएगी, कम, है ना, क्योंकि ये ऑप्टिकली डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर है। सेम सिचुएशन लाइट के साथ है बेटा, लाइट को भी यही होता है। तो लाइट की स्पीड रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम में कम होती है। आई बात समझ में बेटा। तो ये हो गई रिफ्रैक्शन की, ऑफ लाइट की डेफिनेशन। रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, one medium to the another medium. Okay, another, and necessary condition is the light should be incident obliquely. Okay, it can also defined as the phenomenon change in speed of light. ये क्या डिफाइन होता है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। 10th क्लास का मैं आपको फॉर्मूला याद दिला देता हूँ। 10th क्लास में आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, 1μ2, 1μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, या इसको बोलते थे N/1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, V1/V2। याद आया, V1/V2, एंड इट इज इक्वल टू व्हाट, sin I अपॉन sin R, वेयर I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड R इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है ना, ऑप्टिक्स की, क्लास 10th वाली ऑप्टिक्स की थोड़ी सी नॉलेज है। समझ में आया ना बेटा। और ज्यादा डिटेल में यदि मैं इसको बात करता था तो 1μ2 क्या होता था बेटा, μ2 अपॉन μ1, μ2 अपॉन
mu1. What is mu2? mu2 is the absolute refractive index of the second medium. mu1 is the absolute refractive index of the first medium. समझ आए? mu2 and mu1 is the absolute refractive index of the first, this is second medium and this is first medium. समझ में आया बेटा? बट ये क्या कहलाता है? दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज आप यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में है? सेकेंड मीडियम का किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? फर्स्ट के रिस्पेक्ट में. ओके, सेकेंड मीडियम का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में. एनी प्रॉब्लम? ये स्टेटमेंट नोट कर लो बेटा, ये बहुत जान है स्टेटमेंट. छोटे छोटे क्वेश्चन थोड़े मोड़े ऐसे आते हैं. ओके चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं अपन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक ना? तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में दो रिफ्रैक्शन के लॉज हैं, आपको पता है बेटा. दो रिफ्रैक्शन के लॉज है बेटा, ये तो समझ में आ गया ना, है ना? 1 mu2 इज इक्वल टू mu2 बाई mu1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू v1 अपॉन v2. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, ठीक है ना? अब लॉज की बात कर लेते हैं बच्चों की. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन लॉज में बेटा पहला लॉ वही है जो अपन बचपन से याद करते आ रहे हैं कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, द रिफ्रैक्टेड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस, है ना, एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल आर द सेम पॉइंट. मतलब क्या है? ये आपके पास कोई बेटा ये मीडियम है, मीडियम सरफेस है. ये क्या है? सरफेस से बाउंड्री कह सकते हो, समझ गए ना? इसके उस पार कुछ और है, इस पार कुछ और है. यहाँ मान लो बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का कितना है बेटा? mu1. इस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? mu2. समझ गए ना? इसको बोलते हैं इंटरफेस. क्या बोलते हैं? ये जो ज्वाइनिंग सरफेस होती है ना, जैसे हवा ऊपर और नीचे पानी, तो नीचे पानी पानी और ऊपर हवा हवा, तो ये बीच में तो ज्वाइन कुछ बनेगा ना, ये कहलाता है इंटरफेस. बेटा इस पर नॉर्मल ले लो, ये नॉर्मल ले लिया, तो पहला लॉ है कि इंसिडेंट रे, ये क्या आ गई बेटा? इंसिडेंट रे, है ना? रिफ्रैक्टेड रे, नॉट रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड. अब रिफ्रैक्टेड कैसी जाएगी? पास में जाएगी नॉर्मल के या दूर में जाएगी? वो डिपेंड करता है किस पे? टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे. वो डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है. अगर सेकेंड वाला मीडियम इसकी तुलना में गाढ़ा है, डेंस है, तो ये रे कैसी जाएगी बेटा? ऐसी जाएगी. समझ गए ना? कब जाएगी ऐसी? जिस समय mu2 क्या होगा? ऑप्टिकली डेंसर. ऑप्टिकली क्या होगा? डेंसर. या यूं कह सकते हो कि mu2 ग्रेटर देन mu1 होगा. mu2 ग्रेटर देन mu1, mu2 ग्रेटर देन mu1, तभी तो डेंसर हुआ. जब बड़ा हुआ तभी तो डेंसर हुआ, हाँ या ना? हाँ. अगर mu2 की वैल्यू कम होगी और mu1 की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब रेयर होगा, तो यूं चली जाएगी. समझ में आ गया ना? तो ये कैसी कब जाएगी बेटा? ये जाएगी कब? जब mu2 लेस देन mu1. समझ गए ना? मतलब ये हो जाएगा डेंसर और ये हो जाएगा रेयर. आया समझ में? तो दो केसेस बन सकते हैं अपने पास. तो दोनों केसेस में बेटा ये वाला एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये वाला एंगल बोलो या ये वाला एंगल बोलो, क्योंकि यहां से लाइन जाएगी तो ये वाला एंगल R, और यदि बड़ी इस तरीके से गई तो ये वाला एंगल R. समझ गए ना? तो ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो क्या होती है? पहला लॉ होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ओके, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइंग ऑन द सेम प्लेन. ये सब के सब क्या होते हैं? ऑल लाइन ऑन द सेम प्लेन. और बेटा ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. जिस पे अटैक हुआ है ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. बोलो समझ में आया? सेकेंड लॉ की बात करते हैं बेटा. सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ समझो बड़े प्यार से, बड़ी अच्छी बात कहता है सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ कहता है बेटा, मान लो अपने पास कोई फिक्स मीडियम है, फिक्स मीडियम है. अभी सेकेंड लॉ अब तक रट लेते रहो, अब थोड़ा सा मैं फील्ड डेवलप करता हूँ सेकेंड लॉ की. सेकेंड लॉ कहता क्या है बेटा? बेटा मान लो ये फिक्स मीडियम है, ये ऊपर वाला म्यू है और नीचे वाला mu2 है. समझ गए ना? ऊपर वाला मान लो रेयर है बेटा और नीचे वाला डेंसर है, नीचे वाला डेंसर है. चलो ये नॉर्मल बना लिया बेटा, नॉर्मल बना लिया. ये इंसिडेंस एंगल है बेटा अपने पास, ये इंसिडेंस एंगल है, ठीक है ना? थोड़ा ज़्यादा ले लो. इंसिडेंस एंगल यू ले लिया अपन ने, थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया. इंसिडेंस एंगल I. ओके. लाइन को जाना कैसे था? अगर कुछ ना होता, अगर यही मीडियम होता, mu1 होता, तो रिफ्रैक्शन ना होता, तो लाइट कैसे निकलती बेटा? सीधे निकलती. निकलती कि ना निकलती? सीधे निकलती लाइट. बट अभी मीडियम आ गया है, तो मीडियम आने की वजह से लाइट कैसी जाएगी? नॉर्मल की तरफ झुकेगी, नॉर्मल की तरफ झुकेगी. अब ये थोड़ा सा और झुक गई, ये ऐसी चली गई. तो ये मान ले बेटा I1 और ये मान ले क्या बेटा? R1. क्या मान लिया? R1. समझ में आया?
ये एंगल होगा ना रिजल्ट। लाइट ऐसे थोड़ा ना जाएगी सीधे, ऐसे जाएगी झुक के। तो बेटा एक पेयर क्या बन गया, साइन I1, और एक पेयर बन गया साइन R1। इनके साइन का एक एक पेयर बन गया साइन I1 और साइन R1। बोलो हाँ। अब हमने क्या किया बेटा, अब हमने जो है एंगल थोड़ा सा कम कर दिया I1 को। I1 का एंगल हमने चेंज कर दिया, लाइट को हमने थोड़ा यूं और पास से फेंक दिया बेटा I2। बोलो हाँ बेटा I2। तो लाइट को ओरिजिनली कैसे जाना था बेटा, ये देखो यूं जाती थी लाइट ओरिजिनली, बट अब कैसे जाएगी, नॉर्मल की तरफ झुक करके जाएगी, तो लाइट थोड़ी सी यूं निकलेगी बेटा। तब R2 एंगल क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा। मतलब इस सेकेंड सिचुएशन के लिए साइन ऑफ I2 इंसिडेंस क्या बनेगा, साइन I2, और ये क्या बनेगा बेटा, साइन R2। समझ में आया ना। मतलब हम अलग अलग I ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, अलग अलग R। अलग अलग I के लिए क्या मिलेगा, अलग अलग R। हम I बढ़ा सकते हैं ना लाइट को जैसे फेंके इधर उधर करके, और हमें अलग अलग R मिलेगा। I हम कंट्रोल करेंगे, R अपने आप कंट्रोल होगा। तो चाहे आप कितने I ले लो, कितने R ले लो, चाहे I1 I2 I3, अगले बार ले लो, एक्सपेरिमेंट कर लो, साइन I3 अपॉन साइन R3। बेटा तुम कितने बार रेशियो निकालो, इसका रेशियो हमेशा फिक्स आता था। उस रेशियो को बोलते थे स्नेल्स लॉ से म्यू। क्या बोलते थे, म्यू। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। समझ में आया। ये कहलाता था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका, इस पेयर ऑफ मीडिया का। मतलब यदि आपके पास कोई पेयर ऑफ मीडिया है, मतलब दो मीडियम का जोड़ा है, दो मीडियम का जोड़ा है, तो हमेशा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा साइन I साइन R का रेशियो सेम आएगा। चाहे आप किसी भी एंगल पे भेजो लाइन को, रेशियो सेम आएगा। रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे मान लो अभी ये मान लो आया था, ये आया था 24 और ये आया था 8। ये आ गया था, ये वैल्यू आ गई थी 24, ये आ गई थी 8। कट कुटा के कितना आया बेटा, बोलो 3। अगले केस में बेटा मान ले ये आ गया 18 और ये आ गया 6। फिर केस कट कुटा के कितना आएगा बेटा, 3। समझ में आया। तो कुछ ऐसी कैलकुलेशन हो रही है, समझाने के लिए मैंने बताया कि हमेशा रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। इसका भी रेशियो कितना आएगा बेटा, सेम आएगा, μ/1। इसका भी रेशियो क्या आएगा, μ/1, सेम आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। मतलब इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या मिलता है, कांस्टेंट। क्या मिलता है, कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है, कांस्टेंट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। बेटा इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। इसी को क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं कि साइन I अपॉन साइन R, I और R की किन्हीं भी परिस्थितियों के लिए, चाहे I और R आप में कितना बदलाव कर लो, कितना डांस कर लो I और R को लेकर के, I और R की हर परिस्थिति के लिए इसका रेशियो हमेशा फिक्स होता है, एंड दैट रेशियो इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द पेयर ऑफ मीडिया। यस और नो, एंड दिस इज कांस्टेंट। दिस इज कांस्टेंट। समझ में आया ना बेटा, दिस इज कांस्टेंट। तो यदि ये कांस्टेंट है तो क्या लिख सकता हूं बेटा, मैं इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ I इज इक्वल टू K। कांस्टेंट का नाम K ले ले बेटा, K ले लो, K टाइम्स ऑफ साइन R, K टाइम्स ऑफ साइन R। यस और नो। आपको पता है जब कांस्टेंट हटता है तो क्या आती है, प्रोपोर्शनैलिटी। तो साइन I प्रोपोर्शनल टू साइन R, साइन I प्रोपोर्शनल टू साइन R। समझ में आ गया ना। तो ये भी एक लॉ बन सकता है, इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जिस अनुपात में, जिस रेशियो में एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन बढ़ेगा, उसी रेशियो में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का भी साइन बढ़ेगा। बढ़ेगा ना भाई, बिल्कुल बढ़ेगा। क्लियर हो गया ना। अब ऐसी सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो यस बता देता हूं मैं, स्नेल्स लॉ क्या होता है। स्नेल्स लॉ होता है साइन I अपॉन साइन R। सेकेंड लॉ, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू व्हाट, म्यू, इज इक्वल टू व्हाट, म्यू। ओके, कैसे डिफाइन करूंगा, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। पेयर ऑफ मीडिया मतलब दो मीडियम का कलेक्शन, रेयर का डेंसर का। फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बियर्स ए, बियर्स मतलब रखता है, एक फिक्स रेशियो विथ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देयर इज ए फिक्स रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड दिस रेशियो इज इक्वल टू द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया। समझ गए ना, ठीक है ना।
यस, सो पढ़ देता हूँ। फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर अ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ। अब एक चीज इसमें याद रखना, एक चीज इसमें ये याद रखना बेटा कि म्यू किसका होता है। तो आपको मैंने बताया अभी तक म्यू होता है मीडियम का। म्यू किसका होता है? मीडियम का। समझ गए ना? पेयर ऑफ मीडिया का मतलब पेयर ऑफ मीडिया का 1 म्यू 2, तो म्यू किसका होता है? मीडियम का होता है। म्यू किसकी प्रॉपर्टी? मीडियम की प्रॉपर्टी है। मगर म्यू किस पे डिपेंड करता है? लाइट के कलर पर। लाइट के कलर पर। अगर आप रेड कलर की लाइट भेज रहे हो तो उसके लिए मीडियम का म्यू अलग होगा। अगर आप ब्लू कलर की लाइट भेज रहे हो तो उसके लिए मीडियम का म्यू क्या होगा? अलग होगा। समझ में आया? अलग अलग कलर की लाइट के लिए म्यू मीडियम का अलग अलग होता है। क्लियर हुआ? अलग अलग कलर की लाइट के लिए मीडियम का म्यू अलग अलग होता है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ खुशी, क्लॉक प्रॉब्लम है। अलग अलग कलर की लाइट के लिए अलग अलग म्यू सेटल होता है मीडियम का। ठीक है ना? मीडियम का म्यू अलग अलग सेटल होगा। अगर कोई लाइट ब्लू कलर की आ रही है उसके लिए म्यू की वैल्यू अलग होगी। अगर कोई लाइट रेड कलर की आ रही है तो उसके लिए म्यू की वैल्यू अलग होगी। म्यू क्या है? मीडियम की प्रॉपर्टी। म्यू क्या है? मीडियम की प्रॉपर्टी। मगर उसका लाइट के कलर के साथ नाता है। लाइट के कलर को क्या बोलते हैं फिजिक्स में? वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? सो यस, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, पेयर ऑफ मतलब मीडियम 1 एंड मीडियम 2, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर अ गिवन लाइट, और फॉर अ गिवन लाइट मतलब फिक्स वेवलेंथ की लाइट, फिक्स वेवलेंथ की लाइट, देयर रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। समझ में आ गया ना? दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। सो म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। Okay, this is called refractive index of the medium. More specifically, this is equal to 1 mu 2. लाइट कहाँ से चली? 1 से कहाँ तक गई? 2 तक। तो इट इज मोर स्पेसिफिकली इट इज इक्वल टू 1 म्यू 2। समझ में आया बेटा? तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 म्यू 2। ये है बेटा स्नेल्स लॉ। ये है स्नेल्स लॉ और यही है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। Second law of refraction. The constant mu is called the refractive index of the medium. I is called angle of incidence. R is called the angle of refraction. बेटा आया समझ में? बहुत अच्छे। चलिए अब देखिए कुछ और बातें कर लेते हैं इस पर। आइए थोड़ा इसको एलैबोरेट करते हैं। ओके, और ज्यादा इस पे प्रकाश डालते हैं, है ना? 1 म्यू 2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर पे प्रकाश डालते हैं। बेटा जब आपके पास ऑप्टिकली पहला मीडियम था ये ऊपर वाला म्यू 1, दूसरा मीडियम क्या था बेटा? म्यू 2। ओके, म्यू 1 म्यू 2 ये नॉर्मल बना लिया आपने। ये लाइट आ गई, ये लाइट चली गई। दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर। ओके, डेफिनेशन क्या बताई स्नेल साहब ने? स्नेल साहब ने बताया 1 म्यू 2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। 1 म्यू 2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। So this is called mu 2 upon mu 1 equal to sin I upon sin R. Sin I upon sin R. And 1 mu 2 upon mu 1 sin I upon sin R. इसको पढ़ रखा आपने बेटा। क्या होता है? V1 upon V2। V1 upon V2 याद आया? V1 upon V2। अब बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेलोसिटी फॉर्मूला होता है, स्पीड फॉर्मूला क्या होता है बेटा? V इक्वल टू होता है n लैम्डा या न्यू लैम्डा। V इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? न्यू लैम्डा। समझ गए ना बेटा? रिफ्रैक्शन हो रिफ्लेक्शन हो, कभी भी वेव की फ्रिक्वेंसी नहीं बदलती है, कभी भी फ्रिक्वेंसी नहीं बदलती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो मतलब न्यू सेम रहेगा। तो अगर यदि मैं V1 की बात करूं बेटा तो क्या आएगा बेटा? न्यू लैम्डा 1 पहली रेव, न्यू लैम्डा 1, और ये कितना आएगा बेटा? न्यू लैम्डा 2, n लैम्डा 2, n लैम्डा 1, n को फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। f लैम्डा लिख लो, न्यू लिख लो, जो मानो लिख लो, f लिख लो, f लैम्डा। वैसे न्यू चलता पूरे वर्ल्ड में, न्यू लैम्डा, न्यू लैम्डा। समझ में आ गया ना? ठीक है ना? तो यदि आप सेम फ्रिक्वेंसी की दो अलग अलग वेवलेंथ भेज रहे हो,
सेम फ्रीक्वेंसी की दो अलग अलग, मतलब रिफ्रैक्शन में यहाँ पे वेवलेंथ लैम्डा है, यहाँ पे वेवलेंथ लैम्डा, सेकेंड मीडियम में लैम्डा 2 हो गई वेवलेंथ, लैम्डा से लैम्डा क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, तो क्या बना फॉर्मूला मेरे पास, देखो बेटा फॉर्मूला क्या बना मेरे पास, μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। समझ रहे हो, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, ये है कंसाइज फॉर्मूला सॉमर्ज की एक दवा, इस पे बहुत सारे काम हो जाएंगे। एक बात अब देखो जी, मैं आपके सामने अलग अलग बातें कर रहा हूं। नंबर 1 फर्स्ट, अगर μ2 ग्रेटर देन μ1 हो, μ2 ग्रेटर देन मतलब बाद वाला मीडियम ज्यादा हाई है, ऑप्टिकली डेंसर है, और ये वाला मीडियम क्या है, रेयर है। तो बेटा μ2 अगर ग्रेटर देन μ1 है तो μ2 अपॉन μ1 क्या होगा, ग्रेटर देन 1, बोलो यस। अरे μ2 अगर μ1 से बड़ा, इसको रेशियो में लाओगे तो μ2 अपॉन μ1 क्या होगा, ग्रेटर देन 1। तो बेटा ये चीज जो हो गई ग्रेटर देन 1 हो गई, तो साइन आई अपॉन साइन आर भी हो जाएगा ग्रेटर देन 1, होगा कि नहीं होगा। तो साइन आई ग्रेटर देन क्या हो गया बेटा, साइन आर, साइन से साइन कैंसिल कर दो, आई ग्रेटर देन आर, मतलब अगर μ2 बड़ा है और μ1 छोटा है, μ2 μ1 से छोटा है, तो एंगल आई बड़ा होगा और एंगल आर क्या होगा, छोटा, मतलब ये वाला एंगल ज्यादा और ये वाला एंगल कम। इस वाले एंगल के कम होने का मतलब क्या है, लाइट नॉर्मल की तरफ झुकेगी, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यस और नो। आई ग्रेटर देन आर मतलब लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। नहीं आया समझ में, आ गया ना, क्लियर हुआ। अगले में आ जाओ बेटा, V1 V2 बस ग्रेटर देन 1 है ना, चल तो यही सीन रहा, μ2 अपॉन μ1 ग्रेटर देन 1। अब इसको पकड़ो, तो V1 अपॉन V2 ग्रेटर देन 1, तो V1 ग्रेटर देन कितना, V2, मतलब ऊपर लाइट की स्पीड ज्यादा होगी और नीचे लाइट की स्पीड कम होगी। डेंसर मीडियम है, शक्कर का शरबत, ऊपर पानी का शरबत, नीचे शहद का शरबत, स्पीड क्या हो जाएगी, कम। समझ में आया ना बेटा। लैम्डा 1 लैम्डा 2 देख लो, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 ग्रेटर देन 1, लैम्डा 1 ग्रेटर देन कितना, लैम्डा 2, मतलब ऊपर लाइट की वेवलेंथ ज्यादा रहेगी और नीचे जाके लाइट की वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई बात समझ में, ऊपर लाइट की वेवलेंथ ज्यादा रहेगी और नीचे जाके लाइट की वेवलेंथ कम हो जाएगी। क्लियर हुआ, बन जाएगा ना। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। देखो क्या है, μ1 अपॉन μ2 अपॉन μ1 है, और यहाँ क्या है, V1 अपॉन V2, तो ये 2-1 है और ये 1-2 है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ये क्या है, 2-1 है और ये 1-2 है, तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो याद रखना, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। समझ गए ना, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। आया समझ में, एलिस क्लियर है बेटा। वेलोसिटी ज्यादा म्यू कम, लैम्डा ज्यादा म्यू कम। ठीक है बच्चे, चलो अच्छी बात है, ये हो गया अपने पास पहला केस हो गया। दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं बेटा, μ1 बड़ा ले लो μ2 छोटा ले लो। अभी क्या लिया था अपन ने, μ2 बड़ा और μ1 छोटा लिया था। अब दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं, μ1 बड़ा उस तरफ माउथ कर दो इसका और ये छोटा कर दो, है ना। मतलब सेकेंड केस ले लेते हैं बेटा, μ2 अपना छोटा होगा और μ1 बड़ा हो गया, मतलब लाइट जो है डेंसर से रेयर में जा रही है, ऊपर वाला ज्यादा है नीचे वाला कम है, ऑप्टिकली रेयर। तो बेटा देखो क्या होगा, μ2 अपॉन μ1 क्या आएगा बेटा, लेस देन 1। ये इसके अपॉन में लाओ ना, क्या आ गया, लेस देन 1। μ2 अपॉन μ1 की वैल्यू क्या बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर। तो आगे कर दो इसको, साइन आई अपॉन साइन आर लेस देन 1, तो साइन आई लेस देन साइन आर, साइन से साइन कैंसिल, क्या हो गया बेटा, आई लेस देन आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हो जाएगा और आर क्या हो जाएगा, बड़ा। तो क्या सीन होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा सा और आर बड़ा सा, तो क्या हो गया बेटा, लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आया, लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर हुआ बच्चे। दूसरा केस, तीसरा केस बेटा देखो, V1 अपॉन V2 क्या हुआ, लेस देन 1, यही लेस था ना, इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये, लेस देन 1। समझ रहे हो, तो V1 लेस देन V2, V1 लेस देन V2, मतलब सेकेंड मीडियम में स्पीड तेज होगी और फर्स्ट मीडियम में स्पीड कम होगी।
क्लियर हुआ? आया समझ में बेटा? एंड लास्ट है λ1 अपॉन λ2 लेस देन 1, तो λ1 लेस देन λ2। मतलब फर्स्ट मीडियम में वेवलेंथ लाइट की कम होगी और सेकेंड मीडियम में वेवलेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आ गया समझ में? एनी प्रॉब्लम? ये है सारी पंचायत इसकी, नोट करो बेटा इसको, छोटे छोटे पॉइंट हैं। तो बच्चों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 μ2 इक्वल टू μ2 बाई μ1। तो अगर μ2 बाई μ1 लेस देन 1 आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है, तो 1 से कम कब आएगा? जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा। बेटा हाँ, 1 से कोई चीज कम कब आती है? जब डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो। मतलब सेकेंड मीडियम की ताकत, गाढ़ापन कम है। मतलब ये लाइट किस में जा रही है? ये लाइट जा रही है डेंसर टू रेयर में। समझ में आया बेटा? डेंसर टू रेयर में। और अगर μ2 बाई μ1 ग्रेटर देन 1 आ रहा है, मतलब μ2 बड़ा है और μ1 क्या है? छोटा है। अगर μ2 रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब लाइट कहाँ से जा रही है? रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर, आर रेयर टू डेंसर। क्योंकि 1 से बड़ा कब आएगा? जब नीचे वाली क्वांटिटी छोटी और ऊपर वाली क्वांटिटी बड़ी, तभी तो आता है ना बेटा 1 से बड़ा। मैथ्स में पढ़े होगे ना 4/3, 1 पॉइंट समथिंग आता है ना। कब आता है? जब ऊपर वाली क्वांटिटी बड़ी और नीचे वाली क्वांटिटी छोटी। समझ में आ गया ना? तो यदि मैंने आपको लिख दिया म्यू डायमंड 1.66, मैंने क्या लिख दिया? म्यू डायमंड 1.66। तो मैंने म्यू डायमंड के आगे कुछ लिखा नहीं है, किसके रिस्पेक्ट में? आप बोलोगे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जहां पर कोई रिलेटिव नहीं है वहां हवा है रिलेटिव। कौन है बेटा? हवा। तो यदि कुछ ना दिखे तो हवा दिखे, एयर। क्या है बेटा? एयर। तो ये है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। ओके बेटा? तो दिस इज म्यू डायमंड डिवाइडेड बाई म्यू एयर। समझ गए? दिस इज इक्वल टू क्या? 1.66। क्लियर हो गया? आई बात समझ में ना? 1.66। तो जहां पे कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है वहां पे कौन सा रिस्पेक्ट है? एयर रिस्पेक्ट है। ओके बेटा? आ गया समझ में ना? जहां पे कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है वहां पे एयर रिस्पेक्ट है। अदर जगह में आपको रिस्पेक्ट दिया गया होगा। अगर आपकी लाइट जो है पहले कांच का पट्टी थी यहाँ पे और इसके नीचे पानी थी, ये क्या था? पानी। आपकी लाइट जो है कांच की ग्लास से पानी में जा रही है, ये देखो दूर चली जाएगी, क्योंकि कांच का ग्लास डेंसर होता है, ये ऑप्टिकली रेयर होता है, पानी कम गाढ़ा होता है ना? तो आप क्या लिखोगे बेटा? वाटर से गई किस में? सॉरी, ग्लास से गई किस में? वाटर में। ग्लास टू वाटर, तो क्या लिखोगे? ग्लास म्यू वाटर, ग्लास म्यू वाटर। तो क्या बेटा होगा ये? दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। समझ गए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसके रिस्पेक्ट में नापा जाता है? एयर के रिस्पेक्ट में। समझ गए बेटा? यहाँ पे खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में नापा गया होगा? एयर के रिस्पेक्ट में। सो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहलाता है? जो भी एयर के रिस्पेक्ट में होता है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जब आप उन दोनों को डिवाइड करते हो तो वो जो बनता है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रिलेटिव है, बट ये दोनों क्या आपस में? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, दो एब्सोल्यूट को डिवाइड करने पर क्या बन रहा है बेटा? एक रिलेटिव। समझ में आया? तो क्या क्या सीख लिया हमने? हमने सीख लिया कि ऑप्टिकली रेयरर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है? रेयर होता है। हाँ या ना? 1 से कम होता है, 1 से कम ऑप्टिकली रेयरर होगा। अगर ऑप्टिकली डेंसर होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बेटा? 1 से ज्यादा। समझ गए ना? अगर आप डेंसर मीडियम का रेयरर मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो बताओ 1 से कम होगा कि 1 से ज्यादा? 1 से ज्यादा डेंसर का रेयर के रिस्पेक्ट में। और अगर रेयर का विद रिस्पेक्ट टू डेंसर निकाल रहे हैं तो क्या होगा बेटा? 1 से कम, 1 से कम। ठीक है ना? हाँ, लेस देन 1। बेटा हवा का, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद का कितना होता है? 1। क्या होता है खुद का? 1। तो ये जो लिखा है म्यू डी अपॉन म्यू एयर, सो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? 1। क्या होती है? 1। तो एयर का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू एयर कह लो या म्यू वैक्यूम कह लो, कितना है बेटा? 1। भाई खुद का किसके रिस्पेक्ट में? हवा के रिस्पेक्ट में आप सबका नापते हो। हवा के रिस्पेक्ट में क्या नापते हो? सबका। तो हवा के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1 ही तो होगा। समझ गए ना? हवा तो रेफरेंस हो गई ना, एयर, तो उसका खुद का क्या होता है? 1।
समझ गए ना? मैंने कहा आप 2 गुने हो, किसके 2 गुने हो? 1 के 2 गुने हो आप। तो वो 1 है कौन यहाँ पे? वो 1 यहाँ पे है क्या? एयर। क्या है वो? एयर। डायमंड 1.66 है, टाइम्स है। डायमंड 1.66 टाइम डेंसर है, किसका? एयर का। किसका? एयर का। समझ में आया? यस। रिफ्रैक्शन के दौरान क्या क्या बदलता है बता दिया, वेवलेंथ और स्पीड। वेवलेंथ और स्पीड देख लिया ना आपने, वेवलेंथ चेंज हो रही थी और स्पीड चेंज हो रही थी। बट रिफ्रैक्शन के दौरान कभी फ्रीक्वेंसी और फेज चेंज नहीं होते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती और दूसरा फेज ऑफ लाइट नहीं बदलता है। समझ में आया बेटा? फ्रीक्वेंसी तो लिख सकते हो, इन रिफ्रैक्शन द फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ लाइट डू नॉट चेंजेस, डू नॉट चेंजेस। ओके, तो एक बार फॉर्मूला फिर से रिकॉल कर देता हूं बच्चा लोग आप लोग के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए म्यू बी दैट इज इक्वल टू म्यू बी बाई म्यू ए दैट इज इक्वल टू वी ए अपॉन वी बी। ए म्यू बी, मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू बी का किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में, दैट इज इक्वल टू वी ए अपॉन वी बी। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी। कुछ लोग इसको सी भी लिखते हैं क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट के लिए सी का यूज होता है, सी ए अपॉन सी बी, सी ए अपॉन सी बी। समझ गए ना? एंड सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, न्यू लैम्डा। तो मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है, तो इसमें भी न्यू रहेगा, इसमें भी न्यू रहेगा, तो क्या रहेगा? लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी। क्या आएगा? लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी। दिस इज वुड बी लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी। अब बेटा चाहे कोई आपको स्पीड की कैलकुलेशन आ जाए या कुछ भी हो जाए, आप ऐसे कर लेना। समझ गए ना? क्लियर हुआ? अब लिखिए नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन देखेंगे हम, ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन देखेंगे कि ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ये आपके पास ग्लास स्लैब है, ये प्लेन ग्लास स्लैब है। ओके, ऊपर मीडियम म्यू1 था, अंदर मीडियम म्यू2 है। बाहर निकलोगे फिर से मीडियम क्या बन जाएगा? म्यू1। अंदर मीडियम म्यू1 है, बाहर निकलोगे मीडियम म्यू1 बन जाएगा। बेटा ये नॉर्मल बना लो, क्यों बना लो? लाइट आने वाली है। समझ गए ना? पहले तो लाइट इंसिडेंट कर दिया करो, वहीं पे नॉर्मल। समझ गए ना? जहां तंबू गाड़ दिया वहीं पे नॉर्मल बन गया। ये अपन ने लाइट इंसिडेंट करी यहाँ पे। बेटा इस एंगल को क्या बोलोगे? आई। क्या बोलोगे? आई। समझ गए ना? लाइट ऊपर म्यू1 है, नीचे ग्लास है, ऊपर हवा है, रेयरर ऊपर वाला क्या है बेटा? रेयरर। और नीचे वाला डेंसर है, डेंसर की स्पेलिंग DENSER, डेंसर DENSER। ओके, रेयर की स्पेलिंग RARER, RARER, रेयरर। अब ये बेटा लाइट जाएगी, कैसे जाएगी? नॉर्मल की तरफ झुक के जाएगी। ये देखो बेटा, नॉर्मल की तरफ झुक के। ये एंगल क्या बन गया बेटा? आर एंगल। क्या बन गया बेटा? आर। अब बेटा फिर से नॉर्मल बना दो यहाँ पे। अब अपन ने मैथ पढ़ रखी ना बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर। ये एंगल भी क्या होगा? आर। दो पैरेलल्स हैं, दो पैरेलल को अगर एक ट्रांसवर्सल काटता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं बेटा आर। समझ में आया ना? अब ये देखा गया है बेटा, यहाँ पे इस एंगल को आप मान लो क्या? I2 मान लो, E मान ले बेटा, E। क्या मान लिया बेटा? E। E मीन्स कहलाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इमरजेंस। इमरजेंस निर्गत, बाहर निकलने का। इमरजेंट बोलते हैं ना, इमरजेंट रे। अब इसको मान लिया अपन ने इमरजेंस रे। अब बेटा देख यहाँ पे क्या हो रहा है। पहला जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में हो रहा है ना? हो रहा है ना? तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? 1 म्यू2 इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1 इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। होगा कि ना होगा? साइन I अपॉन साइन R। 1 म्यू2 फर्स्ट फेज में रिफ्रैक्शन हुआ। दूसरा रिफ्रैक्शन यहाँ पे आ जाओ बेटा, कहाँ से कहाँ हुआ? देखो बेटा, म्यू2 से म्यू1 में, म्यू2 से म्यू1 में। मतलब पहला 1 से लेके 2 में हुआ और दूसरा हो रहा है 2 से लेके
1 में 2 म्यू 1, यही है कंफ्यूजन इस चैप्टर में सिंबल का। सबसे ज्यादा प्राण यही पिएगा कि सिंबल 1 म्यू 2, 2 म्यू 1 कहाँ कैसा लगता है, बड़ा दिक्कत करता है। तो बेटा देखना है एलिस यहाँ 1 से लेके 2 में गया, अब आधे रास्ते में देखो 2 से लेके 1 में बाहर निकल रही ना, पहले 1 से लेके 2 में अंदर हुई, फिर 2 पे निकली और फिर 1 ही तो है ये। बोलो हाँ, हवा पानी हवा, हवा कांच हवा, 1 पे गया तो क्या लिखेंगे, 2 से निकला कहाँ 1 पे, 2 म्यू 1 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, म्यू 2 अपॉन म्यू 1। अब बेटा यहाँ पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन रहा है, आर ना बन रहा, आर है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बन रहा है, ई। कॉन्फिडेंस में सिर हिलाओ, हाँ या ना, नहीं आया समझ में बेटा। ये आर यहाँ पे आई आर ये था, इसका इंसिडेंस कौन है यहाँ पे, इस वाले में इंसिडेंस कौन है, इस वाले फेस पे इंसिडेंस कौन है, नहीं है आर, अरे आर ही तो है। ये लाइट आई, ये नॉर्मल था, नॉर्मल के साथ आर इंसिडेंस है, भले आर है बट है तो इंसिडेंस ना, नहीं आया समझ में, क्या गलत लिखा है, राइट म्यू 1 बाई म्यू 2। ओहो ये बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चों से, सही एकदम। म्यू 1 बाई म्यू 2 इज इक्वल टू साइन, बोलो क्या लिखूं, आर अपॉन साइन ई, साइन ई। आया समझ में, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 1 म्यू 2 और 2 म्यू 1 का, 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1, ठीक है बेटा। 1 म्यू 2 की वैल्यू कितनी है बेटा, म्यू 2 बाई म्यू 1, 2 म्यू 1 की वैल्यू कितनी है बेटा, म्यू 1 बाई म्यू 2, है ना। कैंसिल, काटो काटो काटो, ये कैंसिल ये कैंसिल, आ गया, मतलब मल्टीप्लाई करके कितना आ गया भैया, 1 आ गया, आया ना बेटा, मल्टीप्लाई करके 1 आ गया। मतलब क्या मिला अपन को, हमें ये मिला कि 1 म्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 म्यू 1 इक्वल टू कितना, 1। बेटा लिखना मत, अभी ध्यान दो यहाँ से, 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इक्वल टू 1, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 आया, ये पार्ट इसकी वजह से 1 आ गया। अब इसको भी 1 करो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ये भी तो 1 आएगा। तो 1 म्यू 2 की वैल्यू क्या थी, अपन ने क्या निकाला, कि अपन ने निकाला 1 म्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 म्यू 1 इक्वल टू कितना, 1। तो 1 म्यू 2 की वैल्यू साइन आई अपॉन साइन आर, है बेटा कि ना है, इनटू इसकी वैल्यू बोल बेटा साइन आर अपॉन क्या, साइन ई इक्वल टू कितना बेटा, 1। साइन आर से साइन आर कैंसिल, सही है ना। साइन आई अपॉन साइन ई, ये म्यू 1 चलने दो इसको, साइन आई अपॉन साइन ई इक्वल टू कितना, 1। तो साइन आई इक्वल टू साइन ई, साइन से साइन एलिमिनेट कर दिया, आई इक्वल टू कितना, मतलब जितना इंसिडेंस एंगल है उतना ही इमर्जेंस एंगल है, मतलब जिस एंगल से इंसिडेंट रे लाइट आएगी दूसरे वाले नॉर्मल से, उसी एंगल से ये लाइट निकलेगी, समझ गए। हाँ, मतलब यदि इसको बढ़ाया जाए और इसको यदि सही तरीके से देखा जाए तो ये दोनों जो रेज होंगी, मतलब जानी थी एक्चुअली ऐसी और जा रही है ऐसी, तो ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल। कैसी होंगी, आई इक्वल टू ई का मतलब एंगल इक्वल है, समझ में आया। जाना क्या था, एक्चुअली ऐसा जाना था, बट रिफ्रैक्शन के कारण भ्रमित हो गई तो थोड़ा सा शिफ्ट हो गई है पीछे की तरफ, मगर जाने का रवैया ऐसा ही रहेगा, क्योंकि दोनों बार रिफ्रैक्शन उल्टा हो गया ना, एक बार म्यू 1 से म्यू 2, एक बार म्यू 2 से म्यू 1, हिसाब बराबर, हिसाब बराबर। आपने पहले हमें दूर फेंका, फिर आपने हमें पास फेंक दिया, बात बराबर हो गई, बट हम रास्ते से अपने थोड़ा सा शिफ्ट हो गए। इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट, समझ में आया। इसको क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। जब आप पानी में अपना हाथ डालते तो आपका हाथ आपको बड़ा दिखाई देता है, दिखाई देता है, ये उसी लेटरल शिफ्ट की वजह से है। समोसे की दुकान में जाओ तो कांच के अंदर से समोसे बड़े दिखाई देते हैं, जब वो बाहर निकालता तो छोटे हो जाते हैं। आजकल तो वो कांच भी आने लग गए हैं बड़ा करने वाले, तो लोगों को बाहर से बड़े दिखते हैं, अरे बाप रे 10 रुपीज में इतना बड़ा समोसा, आदमी बोल देता ले आओ ले आओ ले आओ, बाद में दिखता अरे ये तो ऐसा था, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। सो ये हो गया बेटा।
ये लेटरल शिफ्ट कहलाता है। तो क्या क्या सीखने को मिला बेटा? नंबर 1 आई इक्वल टू ई होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल होता है। दूसरी बात क्या सीखने को मिली बेटा कि 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इक्वल टू क्या होता है? 1। 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू इक्वल टू कितना? 1। समझ गए? एक बहुत काम की चीज है बेटा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इक्वल टू कितना? 1। ठीक है ना? अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज क्या है ये देख लो। इसका इंपॉर्टेंट यूज ये है बेटा कि आपने सीख लिया कि 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इक्वल टू 1, तो आपको निकालना है 2 म्यू 1, तो यू कैन राइट इट इज 1 अपॉन 1 म्यू 2। बोलो यस। मतलब अगर आपको सीधा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में पता है और दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट में निकालना है तो जस्ट अपोजिट कर दो, जस्ट अपोजिट कर दो। अगर आपको पता है ए म्यू जी इक्वल टू 4/3, तो जी म्यू ए निकालना है 3/4। 3/4 आया ना समझ में? क्लियर हो गया ना? ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इसको निकालने में हमारी हेल्प करता है कि अगर हमारे पास ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में 4/3 है तो एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 3/4। किसी का भी निकाल सकते हो। बोलो बच्चों आया समझ में? अच्छे से क्लियर है कि कुछ पूछना है? अच्छे से क्लियर है ना? चलो तो अब हेडिंग डालते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है ना? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट यही था जो मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है ना? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गए, फिर दूसरे से पहले में वापस आ गए। एक और तरीका है इसको देखने का, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को, इसको रफ कर देता हूँ बेटा। एक और तरीका है, ये तो ग्लास स्लैब के टर्म्स में देख लिया अपन ने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, बट एक और तरीका है, बड़ा सुंदर तरीका है। वो क्या है देखो बेटा। ये अपने पास एक रेयरर मीडियम है बाहर बेटा, इसका नाम है ए, और अंदर एक डेंसर मीडियम है बेटा, इसका नाम है बी। ये नॉर्मल ऐसे ही आन दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे नॉर्मल इतना बड़ा काफी है। ये अंदर डेंसर मीडियम है, इसका नाम है बी। लाइट आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, रिफ्रैक्ट हो गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आर। आगे बेटा अब आप यहाँ पे मिरर रख दो। क्या रख दिया बेटा? मिरर। अब पहला रिफ्लेक्शन कहाँ हुआ? ए से लेके बी में। मिरर रखने के बाद लाइट तनाक से वापस जाएगी। पहले ये आई थी ऐसी, अब ये टकराई वापस गई और ये बाहर भागेगी। बोलो हाँ, जाएगी नहीं जाएगी? इसी रास्ते से वापस जाएगी और क्या, जहां से आए हो वहीं से तो वापस जाओगे। पहले रेयर से डेंसर जा रहे थे तो झुक रहे थे नॉर्मल में, अब डेंसर से जब रेयर पलट के जाओगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आया ना बेटा समझ में? तो पहला क्या बनेगा बेटा? रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए से लेके बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए बी विद रिस्पेक्ट टू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, that is equal to mu b by mu a sin I upon sin r। समझ में आया? नंबर 1 दे दो इसको। सेकेंड लाइट देखो कहाँ से जा रही है? बी से ए में, तो बी से चली ए पे घली। समझ गए ना? बी से ए में क्या बनेगा बेटा बोलो? म्यू अपॉन म्यू बी इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई। बोलो मेरे पास। अब तो इतनी भी मेहनत ना करनी जितनी पिछले बार करी, डायरेक्टली 1 आ रहा मल्टीप्लाई करने पे। देख लो हाँ या ना? आ रहा ना? मतलब ए म्यू बी मल्टीप्लाइड बाई बी म्यू ए इक्वल टू क्या? 1। अब जितने एप्लीकेशन करने हो कर लो। ए म्यू बी इक्वल टू 1 अपॉन बी म्यू ए, बी म्यू इक्वल टू 1 अपॉन ए म्यू बी, जैसे जो करने हो कर लो। समझ में आया? तो क्या समझ में आया भाई कि अगर किसी लाइट को कितने सारे नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हो जाएं, इफ ए रे ऑफ लाइट आफ्टर सफरिंग एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हैज इट्स पाथ रिवर्स एट एनी स्टेज, इट ट्रेवल्स बैक टू द सोर्स अलोंग द सेम पाथ ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। ये तो मैंने आपको एक मीडिया लेके बताया, 1 पेयर ऑफ मीडिया। मैं यहाँ पे एक और लगा देता और लास्ट में यदि मैं मिरर लगाता तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है कि लाइट जिन रास्तों से आई है उन्हीं रास्ते से वापस जाएगी।
आया समझ में? लाइट जिन रास्तों से आई है उन्हीं रास्तों से वापस जाएगी. सो आई कैन स्टेट दिस स्टेटमेंट एज इफ ए रे ऑफ लाइट आफ्टर सफरिंग एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन भी सफर किया या रिफ्रैक्शन सफर किया, हैज इट्स पाथ रिवर्स्ड एट एनी स्टेज, जो कि रिफ्रैक्शन करके आई, अगर उसके पाथ को किसी भी समय पे यदि हम रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स एट एनी स्टेज, इट ट्रेवल्स बैक टू द सोर्स, जो सोर्स था जहां से चली थी, ट्रेवल्स बैक टू द सोर्स along the same path in opposite direction. समझ में आया ना? बस यही अपने पाथ को रिवर्स रिट्रेस करती है सामान्य भाषा में. क्लियर हो गया? समझ गए? इससे क्या चीज समझ में आती है? इस नेचुरल कंसेक्वेंस क्या बनता है? ए नेचुरल कंसेक्वेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इज दैट इमेज एंड ऑब्जेक्ट पोजीशन कैन बी इंटरचेंज्ड. उधर ऑब्जेक्ट था और यहाँ क्या थी? इमेज थी, और फिर उल्टा हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कंसीडर हुआ और वहां पर क्या बन गई? इमेज. मतलब इमेज एंड ऑब्जेक्ट पोजीशन कैन बी इंटरचेंज. दीज पोजीशंस आर कॉल्ड कॉन्जुगेट पोजीशन. दीज पोजीशंस आर कॉल्ड कॉन्जुगेट पोजीशन. लास्ट की लाइनें इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई के लिए. ओके, नाउ वी आर, अब हम चलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब. ग्लास स्लैब से कैसे रिफ्रैक्शन होता है वो हम निकालने जा रहे हैं. रिफ्रैक्शन थ्रू ए पैरेलल स्लैब. ओके, एंड निकालेंगे कि पैरेलल शिफ्ट या लेटरल शिफ्ट कितना होता है, वो हम निकालने जा रहे हैं. ओके, तो चलिए अब हमारा जो टॉपिक है वो है लेटरल शिफ्ट फाइंड करने का. तो एक रेक्टेंगुलर स्लैब आपके पास है, ये दी गई है. ये बेटा इंसिडेंट रे है सबसे पहले जो आ रही है. दिस इज इंसिडेंट रे मेकिंग एन एंगल I1 एट दिस पॉइंट A. रिफ्रैक्ट हो गई मेकिंग एन एंगल R1. R1 एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ जाएगी बेटा, फिर नॉर्मल सेट करो, एक इंसिडेंस एंगल क्या बनाएगी? I2 बनाएगी, नहीं बनाएगी? एंड यहाँ पे किस एंगल से निकलेगी बेटा? R2 से. निकलेगी कि नहीं निकलेगी? नाउ अब आप देख लो भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल R1 इक्वल टू I2 होगा कि नहीं होगा? सो वी कैन से R1 इक्वल टू कितना बेटा? I2. R1 इक्वल टू I2. और अभी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था 1 μ 2 2. I1 इक्वल टू क्या बताया था मैंने? R2. याद आया कि नहीं आया? I1 इक्वल टू R2. ओके, सो I1 इक्वल टू R2. ये दोनों बातें आपको यहाँ लिखनी पड़ेंगी. समझ गए जी बच्चों मेरे? ये दोनों बातें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी. फिर से बता देता हूँ बेटा, क्या क्या लिखा आपने? R1 किसके इक्वल हो गया बेटा? I2 की इक्वल, पहली चीज. तो R1 इक्वल टू I2. एंड दूसरा I1 किसके इक्वल हो गया बेटा? R2 के इक्वल. इतना क्लियर हुआ? चलो बच्चों, अब तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें निकालना है कि ये रे अपने ओरिजिनल रास्ते से कितना शिफ्ट हुई. ये इसका ओरिजिनल रास्ता था, और ये, सॉरी गलती भूल गया, ये इसका प्रैक्टिकल रास्ता था. अगर कुछ ना होता तो रे ऐसे जाती, बट ओरिजिनल रास्ता क्या है? ये है. तो इसका शिफ्ट कितना हुआ बेटा? यहाँ से लेके परपेंडिकुलर डाल दो. इसी को बोलते हैं पाथ डिफरेंस, इसी को बोलते हैं शिफ्ट. क्यों बेटा? यही हुआ ना, ये आपने परपेंडिकुलर खींच दिया. अब आपको क्या चाहिए? y चाहिए. क्या चाहिए है? y. तो सबसे पहले आपको इसकी कैलकुलेशन होनी चाहिए, a से लेके b तक का कितना है. तो a से लेके b, ये क्या है बेटा? थिकनेस है ग्लास स्लैब की. ग्लास स्लैब की चौड़ाई, थिकनेस, गहरापन, t मान लिया इसको बेटा. तो ये एंगल आपको दिख रहा है R1. R1 पे सबसे पहले कॉस खेलो. कॉस के लिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो कॉस R1 इक्वल टू बेस क्या है बेटा? इसके लिए चिपका हुआ t, ये नॉर्मल जो दिख रहा है यहाँ तक, अपॉन हाइपोटेनस क्या बन जाएगा बेटा? इसके लिए ये वाली साइड हाइपोटेनस है, क्योंकि ये 90 डिग्री है. 90 के सामने की साइड क्या बनती है बेटा? हाइपोटेनस. तो t अपॉन ए बी. तो कॉस R1 इक्वल टू t अपॉन ए बी आ गया. तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? a टू b, ये जो स्लैंट गया हुआ है, a की b की वैल्यू कितनी? t अपॉन कॉस R1. डन? ओके, गुड. नाउ अब आ जाओ इस एंगल पे, डेल्टा एंगल पे. ये डेल्टा एंगल क्या है देखो जरा. आपके पास I1 जा रहा था, ऐसा I1 था, ये बीच में ये रे यहाँ से कट गई R1 से, तो ये बाकी बचा हुआ एंगल क्या कहलाएगा बेटा? डेल्टा. तो इस एंगल के लिए हम खेलते हैं, बहुत छोटा एंगल है ये, बहुत ही छोटा. ऑप्टिक्स में बहुत छोटे छोटे एंगल पे अपन को लगानी है ऑप्टिक्स. डेल्टा
साइन लगाते हैं। साइन क्यों लगाते हैं? क्योंकि साइन के सामने ये परपेंडिकुलर है। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये अपन को चाहिए है तो साइन ही लगाना पड़ेगा। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर वाई अपॉन हाइपोटेनस क्या बन जाएगा बेटा? ए बी। तो परपेंडिकुलर वाई अपॉन ए बी, तो वाई को लो अलग कर लो, तो वाई इक्वल टू क्या हो गया? ए बी साइन डेल्टा। तो वाई इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितना? टी अपॉन कॉस आर वन, ये निकाली ना, अपॉन इंटू साइन डेल्टा। डेल्टा क्या होगा बेटा? देखो आई में से आर वन कट गए तो क्या हो जाएगा? आई वन माइनस आर वन होगा कि ना होगा? तो ये आ गया फाइनली आपके पास टी साइन आई वन माइनस आर वन अपॉन कॉस आर वन। ये है आपका फाइनल लेटरल शिफ्ट। क्या है बेटा? लेटरल शिफ्ट। समझ में आया? अब इसका स्पेशल केस बनता है कि अगर ये एंगल बहुत स्मॉल है, अगर ये एंगल और स्मॉल होगा तो ये तो और ही स्मॉल होगा। समझ गए ना? इफ दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, फिजिक्स में और स्पेशली ऑप्टिक्स में बहुत बड़े बड़े एजम्पशन यूज होते हैं, बड़े बड़े कंसिडरेशन। मान लो चलेगा ऐसा। तो देखो अगर ये एंगल बहुत स्मॉल है तो क्या होगा? इफ एंगल आई इज वेरी स्मॉल, आई वन इज वेरी स्मॉल, यहां लिखता हूं बेटा मैं, इफ आई वन इज वेरी स्मॉल, अगर I1 बहुत छोटा एंगल है, प्रैक्टिकली होता भी है, लाइट के एंगल बहुत छोटे होते हैं, तो क्या होता है बेटा? याद रखना कि अगर साइन के एंगल बहुत छोटे हों तो साइन थीटा इज नियरली इक्विवेलेंट टू थीटा। ये आपने मे भी लास्ट ईयर पढ़ा हो, कहाँ? पेंडुलम जब आपने घुमाया होगा तब यूज होता है, उसके बाद अब यूज हो रहा है। तो साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा। तो भैया हमारे पास क्या इसकी जरूरत है? हमारे पास ये बैठा है साइन I1 माइनस आर वन। तो साइन I1 माइनस आर वन ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? I1 माइनस आर वन के। बोलो यस, I1 माइनस आर वन के, क्योंकि साइन का साइन गायब हो जाता है। एंड दूसरा क्या एंगल है बेटा? कॉस आर वन, कॉस आर वन। समझ गए ना? तो कॉस ऑफ आर वन बेटा, कॉस छोटे एंगल के लिए कहाँ जाता है मालूम? वन की तरफ मूव करता है। किसकी तरफ मूव करता है? वन, क्योंकि कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है। तो छोटे एंगल के लिए कॉस 1 की तरफ मूव करता है। तो बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू टी ब्रैकेट में I1 माइनस R1। आ गया समझ में ना? क्लियर हुआ नहीं हुआ? t, अरे साइन I1 माइनस R1 को I1 माइनस R1 और कॉस की जगह 1, तो क्या आ जाएगा बेटा? y इज इक्वल टू टी, यहाँ पे I1 माइनस R1 अपॉन कितना? 1। तो 1 को लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, टी I1 माइनस R1। आ गया बेटा समझ में? कोई दिक्कत? तो y इज इक्वल टू टी I1 माइनस R1। इतना नोट कर लो बच्चों, I1 माइनस R1। थोड़ी सी और माइन्यूट कैलकुलेशन है बेटा, जो उसको कर लेते हैं। y इज इक्वल टू टी, बेटा I1 कॉमन ले लो। I1 क्या ले लिया? कॉमन। कई बार इस फॉर्म में भी पूछ लेता है, वैसे ये एनफ है। y इज इक्वल टू टी, I1 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा बेटा? यहाँ 1। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना, R1 बाई I1, R1 बाई I1। ये पार्ट रफ कर देता हूं बेटा। y इज इक्वल टू टी थिकनेस, y इज इक्वल टू टी फॉर थिकनेस, I1 is the angle of incidence, I1 is the angle of incidence। Now 1 माइनस, अब रुकना जरा, R1 अपॉन I1 को क्या मैं 1 बाई I1 अपॉन R1 नहीं लिख सकता? बड़े शौक से लिख सकता हूं भाई, पलटी मार के R1 ऊपर ही तो जाएगा, मैथ्स वाले नियम समझ में आ गया ना? अब देखो अगर स्मॉल एंगल है, साइन I1 छोटे एंगल के लिए क्या हो जाएगा बेटा? I1, और साइन R1 छोटे एंगल के लिए क्या हो जाएगा बेटा? R1। तो I1 उल्टे तरीके से देखा जाए तो I1 किस में कन्वर्ट हो सकता है? साइन I1 में। और R1 किस में कन्वर्ट हो सकता है? साइन R1 में। तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, यहाँ पे ब्रैकेट में एंगल I1, 1 माइनस 1 अपॉन साइन I1 डिवाइडेड बाई साइन R1। यस या? व्हाट इज साइन A अपॉन साइन R? A म्यू B। क्या होगा? A से लेके B का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, A म्यू B। सो यू कैन राइट इट इज व्हाट, आप इसको लिख सकते हो y इज इक्वल टू थिकनेस T डॉट
I1 1 माइनस 1 अपॉन ए म्यू बी। ये है बेटा फाइनल फॉर्मूला किसका? थिकनेस, सॉरी लेटरल शिफ्ट का, लेटरल शिफ्ट का। बेटा आया समझ में? नहीं आया? आ गया ना? नोट कर लीजिए, ये फाइनल फॉर्मूला है, अच्छे से बना लीजिए। एनी प्रॉब्लम? तो हेडिंग डालिए रिफ्लेक्शन थ्रू कंपाउंड स्लैब। आ जाओ भाई, कंपाउंड स्लैब बना लो, बहुत सारी पट्टियों पे पट्टियां, और लाइट का होगा डांस उन पर। चलो, मैंने 3 स्लैब ले ली यार बच्चा लोग, मैंने 3 स्लैब ले ली। ऊपर वाला मीडियम का नाम ले लो, ए है, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए, एब्सोल्यूट। अंदर वाले का म्यू बी, इधर वाले का म्यू सी, है ना? अंदर वाले का म्यू बी, इधर वाले का म्यू सी, 2 ही काफी है। तीसरा ले लो म्यू डी, एक और ले लिया मैंने। और बाहर फिर से कूदेगा तो म्यू ए, फिर से कूद गया बाहर तो म्यू ए, है ना? चलो आ जाओ लाइट। सर इतना पीछे से क्यों? क्योंकि अभी निकालना भी तो वहां से। ये म्यू ए है बेटा, ये इसमें I1 एंगल से रिफ्रैक्ट हुआ, इंसिडेंस हुआ। ये R1 एंगल से रिफ्रैक्ट हुआ। तो यहां बेटा ये एंगल कितना होगा जरा बता सकते हो मुझे? अरे अच्छी तो बन जाओ, ये बन गई। ये एंगल R1 है तो ये कितना होगा? R1। फिर किसी एंगल R2 पे रिलेटिवली मैं मान रहा हूं सारे डेंसर बढ़ते जा रहे हैं, मैं ये मान रहा हूं, इससे डेंस ये, इससे डेंस ये, इससे डेंस ये, ठीक है। और झुक गई, ले भाई और झुक जा। इस एंगल का नाम मान लो बेटा R2। क्या मान लिया? R2। अब आ जाओ यहाँ पे, ये एंगल R2 है तो बेटा ये भी कितना होगा? R2। फिर ये बोले यस, R2 हो गया। फिर ये एंगल क्या होगा बेटा? R3। किसी एंगल पे R3 पे मान लिया अपन ने। फाइनली ये लाइट यहां से निकल जाएगी। और आपको पता है कि जो लाइट निकलती थी इस एंगल के इमरजेंस के इक्वल था, अगर वो उसी मीडियम में निकल रही है जिससे चली थी तो ये एंगल कितना होगा बेटा? I1। पता है ना कि नहीं पता? चलो अब आ जाओ, सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दो। ए से लेके बी, ए म्यू बी इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1। बोलो हाँ। सेकेंड, बी से लेके सी, बी म्यू सी इक्वल टू इंसिडेंस है R1 और कितने पे निकली? R2 पे, साइन R1 बाई R2। बोलो जी यस। थर्ड, सी म्यू डी, सी से डी पे, साइन R2 पे एंट्री और साइन R3 पे बाहर। एंड लास्ट, डी म्यू ए, साइन R3 पे एंट्री एंड साइन I1 पे एग्जिट। टाटा बाय बाय। बाय हो गई है। चलो जी सबको मल्टीप्लाई कर दो, ए म्यू बी इंटू बी म्यू सी इंटू सी म्यू डी इंटू डी म्यू ए। डन। लिखूं? साइन I1 अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2 मल्टीप्लाइड बाई, सर जगह कम हो गई, साइन R2 बाई साइन R3 मल्टीप्लाइड बाई साइन R3 अपॉन साइन I1। बोलो बच्चों, I1 से I1, R1 से R1, R2 से R2, R3 से R3, सबका प्रोडक्ट कितना आ गया? समझ में आया? सबका प्रोडक्ट आ गया 1। मतलब ए म्यू बी, बी म्यू सी, सी म्यू डी, डी म्यू ए इक्वल टू 1। ए म्यू बी, बी म्यू सी,
इंटू सी म्यू डी इंटू डी म्यू ए इक्वल टू कितना 1। तो कितने भी रेक्टेंगुलर फेसेस से रिफ्रैक्शन हो जाए फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में आ गया जी? फाइनली आपका आंसर 1 हो रहा है। अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, 4 मैंने बहुत बड़े लिए, एक्चुअली मुझे 3 में समझाना था, बड़ा अच्छी बात है, बड़ा काम अच्छा होता है। 4 में मैंने समझा दिया आपको, कर लेंगे ना बच्चों? अब मैं यदि इसको 3 में समझाऊं तो कुछ अच्छे रिजल्ट आपके सामने समझ में आएंगे। मैं इसको 3 पे लिमिटेड करता हूं बेटा, है ABC पे। ये देखो बेटा, तो यदि ABC पे मैं लिमिटेड करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा बेटा? देखना, मेरे पास रिजल्ट आएगा कि A म्यू B मल्टीप्लाइड बाई B म्यू C मल्टीप्लाइड बाई C म्यू A इक्वल टू कितना बेटा 1। यही आएगा ना रिजल्ट? अब मैं आपको ये तो एक रिजल्ट है ही, एक काम का रिजल्ट है ही। एक और अच्छा रिजल्ट बताने के लिए मैंने आपको बताया A म्यू B मल्टीप्लाइड बाई B म्यू C इक्वल टू 1 अपॉन C म्यू A, 1 अपॉन C म्यू A। और अभी अभी मैंने बताया था कि 1 अपॉन C म्यू A को क्या बोलेंगे? A म्यू C। भूल गए? 1 अपॉन A म्यू B को क्या बोलते थे? B म्यू A। तो 1 अपॉन A म्यू C को क्या बोलेंगे? C म्यू A। समझ में आया? A म्यू C, सॉरी। तो क्या बनेगा बेटा? A म्यू B मल्टीप्लाइड बाई B म्यू C इक्वल टू क्या? हाँ, क्लियर हुआ? ये भी काम का है, ठीक है ना? ये भी आपके पास बहुत काम का आएगा। A म्यू C क्लियर हो गया? A म्यू C। एक और रिजल्ट आ सकता है यहाँ से, एक और रिजल्ट भी है यहाँ से। यदि एक तो ये आ गया, एक और रिजल्ट क्या बन रहा है बेटा? यदि आप B म्यू C को रोक लो, B म्यू C को रोक लो, दैट इज इक्वल टू A म्यू C अपॉन A म्यू B। ये तो मैंने बहुत स्टार्ट में आपको बता दिया था कि C का B के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ C डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B। याद आया कि नहीं आया? अरे भाई, C का B के रिस्पेक्ट में इक्वल टू C का एयर के रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट, A ने बाहर, अपॉन C B का A के रिस्पेक्ट में। समझ में आया? तो यदि आपको किसी का भी किसी के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, जैसे आपको मैंने बोल दिया कि आपको निकालना है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, आइस या ले लो, या आइस ले लो, हाँ चलो वाटर ले लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या बनेगा बेटा? दिस इज इक्वल्स टू A म्यू वाटर डिवाइडेड बाई A म्यू ग्लास। आया ना समझ में? वाटर का डिवाइडेड बाई ग्लास का सेम रिस्पेक्ट लेना है। अब जरूरी नहीं कि एयर ही ले लो, कोई और ले लो, रिस्पेक्ट सेम होना चाहिए। समझ में आया बेटा? कभी भूलना नहीं आप लोग, कभी क्या नहीं भूलना कि अगर आपको बोल दिया जाए B म्यू C दैट इज इक्वल टू A म्यू C अपॉन A म्यू B, दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप किसी के भी रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो। आया ना समझ में? कोई दिक्कत? और ज्यादा एक्सप्लोर कर दूं? चलो कर देता हूं और ज्यादा एक्सप्लोर। B म्यू C क्या है भाई? B म्यू C मतलब है म्यू C डिवाइडेड बाई म्यू B, हाँ या ना? अब आप इसके अपॉन में कुछ और कर दो, जो भी आपके पास है। आपके पास वाटर है तो म्यू वाटर अपॉन म्यू वाटर, आपके पास एयर है तो म्यू एयर अपॉन म्यू एयर, आपके पास हनी है तो म्यू हनी अपॉन म्यू हनी, दोनों हो जाएगा। ये क्या बन गया कंप्लीट बेटा? ये बन गया W म्यू C, यस और नो? W म्यू C का वाटर के रिस्पेक्ट में, और ये बन गया क्या? W म्यू B, यस और नो? अभी A बन रहा था, एयर ले रहा था, वाटर ले रहा हूं, तो कोई भी रिस्पेक्ट ले सकते हो आप एज पर नीड। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो ये है बेटा अपना, क्या बोल गया इसको मैं? रिफ्रैक्शन थ्रू कंपाउंड स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू कंपाउंड स्लैब। समझ गया ना? इसके न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, अपरेंट डेप्थ ऑफ अ लिक्विड। अगला टॉपिक है, बहुत आता है ये, अपरेंट डेप्थ ऑफ अ लिक्विड। हेडिंग डाल लीजिए, अपरेंट डेप्थ, आभासी डेप्थ, गहराई
कहाँ आ गई आभासी गहराई बेटा? कभी सिक्का डालना पानी में, पानी के जार में सिक्का डालना, सिक्का डालोगे आपको सिक्का थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा बेटा, तो होता सिक्का कहीं और है, दिखाई कहीं और देता है, एक्चुअल डेप्थ कुछ और होती है। पड़ा तो तली पे होता है, कहाँ पड़ा होता है? तल्ले पे, बट दिखाई देता थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। तो वो जो डेप्थ जिस पे दिखाई देती है वो एक्चुअल से थोड़ी सी कम होती है। थोड़ी सी क्या होती है? कम। समझ गए ना? थोड़ी सी कम पे दिखाई देती है, उसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। कभी कोई मछली नहीं पकड़ सकता हाथ डाल करके पानी में, पता है आपको ये बात? केवल एक ही इंसान पकड़ सकता है, क्रिश। क्रिश पकड़ता था ना मछली, हाथ डाल के पकड़ लेता था, क्योंकि मछली जिस डेप्थ पे होती है वो आपको उस डेप्थ पे नहीं दिखाई देती है, वो एक्चुअली कहाँ दिखाई देती है? ऊपर। तो आप उसकी इमेज को देख के झपट्टा मारते हो और मछली असल में कहाँ बैठी है? नीचे। इसलिए हम लोग कभी भी मछली पकड़ हाथ से नहीं सकते, क्योंकि हमें उसकी इमेज दिखाई देती है, हमें उसकी एक्चुअल नहीं दिखाई देता। क्लियर हुआ? तो चलिए अपन पढ़ने वाले हैं अपरेंट डेप्थ ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, बना लेते हैं एक ग्लास। ग्लास बनाते हैं, ग्लास में पानी भरेंगे, सिक्का डालेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। चलिए तो डायग्राम बना लीजिए, मैंने बना दिया आपके सामने डायग्राम। सबसे पहले आपके पास एक जार है, जार के अंदर पानी भरा हुआ है। जो हवा वाली स्पेस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए मान लीजिए, और जो दूसरी वाली स्पेस है जो पानी भरा हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लीजिए? म्यू बी। सबसे पहली जो रेस चलेगी बेटा वो अनडेविएटेड निकल जाएगी, क्योंकि मैंने बोला है कि ना कभी भी सीधे नॉर्मल की डायरेक्शन में रिफ्रैक्शन सफर नहीं होता है। दूसरी जो रेस चली ऐसे चली, सपोज इस पॉइंट पे। अब बेटा क्या करो, इसका बना लो आप नॉर्मल, बना लिया। अब आपको पता है डेंसर से रेयरर, क्योंकि ऊपर हवा है नीचे पानी है, डेंसर से रेयरर, नीचे डेंसर है ऊपर क्या हवा है, तो डेंसर टू रेयर जा रही ना, क्या होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? जाना एक्चुअली ऐसे था, बट ऐसे ना जा करके कैसे जाएगी? ये ऐसे गई। थोड़ा पानी और भर लो बच्चों, अगर सफलता प्राप्त करना है पानी और भर लो। ये भर लिया पानी यहाँ तक, नहीं तो भैया जी को ग्लास फोड़ के देखना पड़ेगा, जो भी भाई साहब देख रहे हैं। ये देखिए बेटा, यहाँ से थोड़ा पास में आ जाओ। ये रेस चली इस पॉइंट पे, मान लो ये नॉर्मल था, रेज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये हो गई भाई साहब, यहाँ निकल गई। बोलो बेटा हाँ। अब यहाँ से रेज निकल गई, ये इनके आंख में पड़ेगी, भैया जी जो यहाँ पे खड़े होके नज़ारे देख रहे हैं, ये इसकी वर्चुअल इमेज इनको दिखाई देगी। ये देखो, ये है सिक्का, क्वाइन। सिक्का एक्चुअली पड़ा है यहाँ पे और इन्हें दिखाई देगा यहाँ पे। मतलब जो रियल डेप्थ है सिक्के की वो ये है, गहराई h। क्या है? h। बट सिक्का इन्हें एक्चुअल गहरा कहाँ दिखाई देगा? यहाँ पर है, ये h डैश। क्या है बेटा? h डैश। इतनी गहराई पे, क्योंकि वाटर लेवल तो ये है ना, आप तो गहराई कहाँ से नापोगे? वाटर लेवल से। तो सिक्का इनको इस गहराई पर दिखाई देगा, इतनी गहराई पर, पूरे पर नहीं दिखाई देगा। अब हमें कैलकुलेट करना है कि ये h डैश एक्चुअल में है क्या। समझ में आ गया? तो इस पोजीशन को जहां पे इमेज बना है इसको मान लो o डैश। क्या मान लो बेटा? o डैश। ठीक है ना? ये है अपरेंट डेप्थ, h ए क्या हो गई? अपरेंट डेप्थ। और ये h टोटल r क्या हो गई बेटा? रियल डेप्थ। क्या हो गई? रियल डेप्थ। तो हमें अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ पता करनी है, क्या रिलेशन है। चलिए आइए पता करते हैं। सबसे पहला ये क्या बनेगा बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है ना? क्योंकि यहां से रेस चली और इस पे गई, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है बेटा? आई है। जब ये आई होगा तो ये भी क्या होगा बेटा? आई। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा? होगा ना? ये आई हो गया बेटा। ये क्या हुआ? आर। ये क्या हुआ? आर। रिफ्रैक्शन एंगल, ये आई था, ये भी आई होगा इसके चलते, और ये क्या होगा? आर। अब देखो बेटा, ये दो नॉर्मल एक साथ हैं, एक ये नॉर्मल है, एक ये नॉर्मल है। अब यही लाइन आ रही है यहाँ पे, यदि आर बना रही है तो बेटा यहाँ पे भी कितना बनाएगी? तो बेटा ये एंगल भी कितना होगा?
आर। समझ में आ गया ना? तो हमारे पास सारे एंगल हमें मिल चुके हैं। क्लियर हो गया? अब चलिए लिखते हैं रिफ्रैक्शन का लॉ। इस पॉइंट पर क्या होगा स्नेल्स लॉ से? लाइट कहां से चल रही है? बी से, और कहां जा रही है? ए पे। तो बी म्यू ए इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। बी म्यू ए इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बी म्यू ए इक्वल टू साइन आई इंसिडेंस एंगल ये है और आर ये है। दिस इम्प्लाइज दैट, उल्टा कर दो बेटा, साइन आर अपॉन साइन आई इक्वल टू, पलट दो, क्या हो जाएगा? 1 अपॉन बी म्यू ए, 1 अपॉन बी म्यू ए। 1 अपॉन बी म्यू ए को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? ए म्यू बी। बत्ती जली दिमाग की कि ना जली? जल गई दिमाग की बत्ती। तो 1 अपॉन ए म्यू बी इक्वल टू साइन 1 अपॉन मतलब ए म्यू बी इक्वल टू साइन आर डिवाइडेड बाई साइन आई, है या ना? ए म्यू बी इक्वल टू साइन आर, इस वाले एंगल में आ जाओ आप। ए म्यू बी साइन आर, देखो ये एंगल के पास आर है। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसके लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की आपको पेयरिंग बनानी है, ठीक है ना? चलिए तो क्या कर रहे हैं, देखो साइन आर की वैल्यू, साइन आर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देख बेटा इसमें साइन आर, इस पॉइंट का नाम बच्चों मैंने अभी मान लिया, अभी एम पॉइंट है, ये पी पॉइंट है। साइन आर इक्वल टू परपेंडिकुलर एम पी, एम से लेके पी, अपॉन हाइपोटेनस क्या बनेगा बेटा? ओ डैश पी, ओ डैश पी। क्लियर हुआ बेटा? देन परपेंडिकुलर इस वाले का देखो, इस वाले का परपेंडिकुलर फिर से क्या बनेगा? एम पी। समझ में आया बेटा? एंड हाइपोटेनस क्या बनेगा? ओ पी। क्या बनेगा? ओ पी। ये बड़े वाले ट्रायंगल का, ये नीचे से लेके बड़ा वाला जिसमें आई बन रहा है, जिसमें क्या बन रहा है? आई। एक बड़े वाले ट्रायंगल में आई बन रहा है, एक छोटे वाले में आर बन रहा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलो ये आ गया बेटा। देखो क्या होगा, एमपी से एमपी क्या हो गया? कैंसिल। ओपी चला जाएगा ऊपर, मतलब ए म्यू बी इक्वल टू ओपी डिवाइडेड बाई ओपी डिवाइडेड बाई ओ डैश पी, ओ डैश पी। अब एक फिर से बहुत बड़ा एजम्पशन आ रहा है बेटा। एजम्पशन ये आ रहा है कि ये जो पॉइंट पी है ये इस एम के बहुत क्लोज होता है। समझ गए? ये जो पॉइंट P है ये इस M के क्या होता है? बहुत क्लोज, मतलब P इज वेरी वेरी क्लोज टू M, है ना? P पॉइंट जो रिफ्रैक्शन होता है ये छोटा एंगल होता है, बहुत कम दूरी पे होता है। तो ये P पॉइंट जो होता है बहुत M के क्लोज होता है, ये आपको मानना ही है। तो आप क्या करेंगे? P पॉइंट को M के क्लोज, जहां जहां P है वहां वहां क्या रखेंगे? M रखेंगे। तो क्या हो गया बेटा? ये इट वुड बी ओ एम, बोलो यस, और इट वुड बी ओ डैश एम। आया ना समझ में? क्या बन गया बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए म्यू बी इक्वल टू ओ एम की वैल्यू क्या बेटा? देख, ओ एम रियल हाइट एच आर था एच आर, ओ डैश एम क्या था बेटा? अपरेंट है डेप्थ एच, एच ए, याद आया? एच ए। डेरिवेशन तैयार है बेटा, एच ई को ऊपर ले आओ। आंसर एच ए इक्वल टू एच रियल डिवाइडेड बाई ए म्यू बी। तो सरल शब्दों में क्या हो गया भाई? सरल शब्दों में जो रियल हाइट थी उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या कर दिया आपने? डिवाइड कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बेटा। सरल शब्दों में आपके पास जो रियल हाइट थी कम करना था, कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो किसको डिवाइड कर दिया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। इसलिए मुझे कभी भूलता ही नहीं है। मेरे से कभी पूछा जाता है अपरेंट डेप्थ, आंसर एच रियल अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी था ए से बी का, रेयर टू डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया? डिवाइड कर दोगे आंसर आ जाएगा ए म्यू बी। क्लियर हुआ? अब आपसे मैं बोल लूं बताओ शिफ्ट कितना हुआ? शिफ्ट खसक कितनी गई? तो भाई थी कितने? ओरिजिनल कितनी थी? ओरिजिनल थी ओ एम, और पाई कहाँ गई? ओ डैश एम पे। तो कितना परिवर्तन हो गया? ओ एम माइनस ओ डैश एम। समझ गए ना? मतलब रियल माइनस अपरेंट। तो अपरेंट शिफ्ट
कई बार पूछ लेता है अपरेंट शिफ्ट कितना हुआ, तो अपरेंट शिफ्ट निकाल देता हूं मैं बेटा यहाँ पे। अपरेंट शिफ्ट, अपरेंट शिफ्ट, आपको जो शिफ्ट हुआ है वो कितना दिखाई देगा, दैट इज इक्वल टू एच रियल माइनस एच अपरेंट। एच रियल तो एच रियल ही है, और एच अपरेंट कितना है बेटा, एच रियल अपॉन म्यू ए म्यू बी। बोलो बेटा, एच रियल अपॉन म्यू कह लो या ए म्यू बी कह लो। बेटा कॉमन ले लो एच रियल, तो आंसर एच रियल ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ज्यादा लिखना हो तो ए म्यू बी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है ना, तो 1 अपॉन ए म्यू बी आ गया। एनी प्रॉब्लम? अब इस पे एक चीज और बन सकती है, अब एक इसका स्पेशल पॉइंट आप देख लीजिए, लास्ट पॉइंट। वो स्पेशल पॉइंट क्या है देख लीजिए। स्पेशल पॉइंट ये है कि हमने निकाला एच आर, एच अपरेंट इक्वल टू एच रियल डिवाइडेड बाई ए म्यू बी, ये निकाला बेटा। ए म्यू बी क्या है बेटा, ए म्यू बी है क्या, ए म्यू बी है म्यू बी अपॉन म्यू ए, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब दो केस हैं कि ए म्यू बी ग्रेटर देन 1 हो सकता है या ए म्यू बी लेस देन 1 हो सकता है। समझ गए ना बेटा, ए म्यू बी ग्रेटर देन 1 या ए म्यू बी लेस देन 1। तो केस नंबर 1 है फर्स्ट, ए म्यू बी ग्रेटर देन 1। ए म्यू बी ग्रेटर देन 1 का मतलब म्यू बी अपॉन म्यू ए ग्रेटर देन 1, दैट इज म्यू बी ग्रेटर देन म्यू ए। ऑब्जर्वर कहां बैठा था बेटा, ए में। ऑब्जर्वर कहां बैठा था, ए में। मतलब यदि ऑब्जर्वर रियरर में है और ऑब्जेक्ट डेंसर में है, अगर ऑब्जर्वर रियरर में है और जो उसका ऑब्जेक्ट है वो कहां है, डेंसर में है। समझ रहे बेटा, तो उस समय जो अपरेंट हाइट होगी, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है ना बेटा, ये क्या है, ग्रेटर देन 1, तो इसके 1 से डिवाइड होने से ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, लेस होगी। क्या होगी, लेस। तो दैट टाइम अपरेंट हाइट जो होगी वो लेस दिखाई देगी एक्चुअल डेप्थ से, रियल डेप्थ से। मतलब जो कॉइन है जिस गहराई में होना चाहिए उससे कम पे दिखाई देगा, उससे कम पे। समझ गए? बट इसका अपोजिट कर दो आप, सेकेंड केस कर दो। सेकेंड केस ये है, अगर ए म्यू बी लेस देन 1, मतलब म्यू बी अपॉन म्यू ए लेस देन 1, यानी म्यू बी लेस देन म्यू ए, मतलब बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। समझ गए? मतलब बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम और ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, मतलब ऑब्जर्वर डेंसर में है, ऑब्जर्वर डेंसर में है और देख रहा है रेयरर को, देख रहा है रेयरर में। तो दैट टाइम क्या होगा बेटा, अगर डेंसर में बैठ के ऑब्जर्वर रेयरर को वॉच करेगा तो ये चीज क्या हो जाएगी बेटा, कम। ये चीज क्या हो जाएगी, कम। और इसके कम होने से अपरेंट हाइट क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। मतलब एच अपरेंट ग्रेटर देन एच रियल। समझ रहे हो? तो क्वाइन जो है ना, उस समय अगर ये और डेंस में बैठ जाए, पानी से भी ज्यादा डेंस में बैठ जाए, तो इसे क्वाइन यहां नहीं दिखाई देगा, क्वाइन इसे और नीचे दिखाई देगा, क्वाइन इसे और नीचे दिखाई देगा। समझ गए? तो जो चील कौवे होते हैं, सॉरी जो मछलियां होती हैं, मछलियां जो होती हैं ना, मछलियां कहाँ होती हैं, डेंसर में, और इंसान कहाँ होता है, रेयरर में। तो मछलियां कहाँ से देखती हैं, डेंसर टू रेयरर। तो इंसान उसको और ऊपर दिखाई देता है जहां पर होता है, इंसान उसे और ऊपर। जो हॉक्स बाज वगैरह होते हैं ना, मछलियां बाज को और ऊपर देख पाती हैं एक्चुअली, क्योंकि इनका उल्टा केस हो जाता है, उनकी डेप्थ बढ़ जाती है, उनकी डेप्थ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ गए? क्लियर हुआ? ठीक है ना? तो पहला केस देखा आपने, एच अपरेंट लेस देन एच रियल। ये किसके लिए, जब ऑब्जर्वर रेयर में हो। मतलब चिड़िया के लिए, चिड़िया देखे किसको, मछली को, चिड़िया देखे किसको, मछली को। सो देयरफॉर टू अ बर्ड
द फिश अपियरर टू द नियरर देन द एक्चुअल डेप्थ। मतलब एक चिड़िया के लिए जो फिश जिस गहराई पे होगी उससे और पास में दिखाई देगी, उससे और पास में दिखाई देगी। बट उल्टा, टू अ फिश द बर्ड अपियर टू फार्दर देन द एक्चुअल हाइट। मछली के लिए जहां पे चिड़िया आ रही है, जहां बर्ड आ रही है, वहां नहीं दिखाई देगी, और दूर दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? और दूर, क्योंकि मछली डेंसर में है। आई बात समझ में? ठीक है ना बच्चों? तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, कंप्लीट करते हैं। आज काफी पढ़ लिया है, नेक्स्ट करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर। थैंक यू।